नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। पहले साथ बैठकर किया नाश्ता, फिर साइकिल से तय किया संसद तक का रास्ता। लेकिन क्या इससे विपक्षी दलों के बीच बन पाएगा एक मजबूत राजनीतिक वास्ता? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के नाश्ते के निमंत्रण की और उस पर जुटे विपक्ष के तमाम नेताओं की। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक नाश्ते का आयोजन किया और 17 पार्टियों को न्योता भेजा, जिनमें से 14 पार्टियां इसमें जुटी, 15वीं खुद कांग्रेस थी। वहां पर राजनीतिक एकता की बात हुई, विपक्षी एकता की बात हुई और राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर सरकार को मजबूती से टक्कर देना है तो विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। दरअसल विपक्षी पार्टियां ख़ासतौर पे इस मानसून सेशन में इस बात की बड़ी ज़रूरत महसूस कर रही है कि आखिरकार सरकार किस तरीके से उनकी बात नहीं सुन रही है और कैसे उनको एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सदन के भीतर विरोधी दलों का जो प्रदर्शन है, जो हंगामा है और जिस तरह की मांग है वो लगातार जारी है और इस बीच संसद चल नहीं पा रही। सरकार कोशिश कर रही है और वो ये कह रही है कि वो कृषि कानून को तो वापस लेने की बात ही नहीं है, पेगासस की जांच का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो जो भी विपक्षी मांग है सरकार उसको सुन नहीं रही और इसलिए राहुल गांधी को ये पहल करनी पड़ी कि तमाम लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टी को साथ लेकर आएँ। तो नाश्ते की बात तो टेबल पर हुई ही। उसके बाद तमाम ये जो सांसद थे, जो कि तकरीबन 25 की तादाद में थे, 14 अलग अलग दलों से, कांग्रेस मिला के 15 दल से, उन सबों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक का रास्ता, जो कि अगर घूम के देखें तो तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता बनता है, वहाँ तक वो साइकिल से आए और साइकिल से ही संसद भवन के भीतर गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्टिक्स है ऑपोजिशन पार्टी की एकजुटता को दिखाने का। लेकिन सवाल इससे ज़्यादा कहीं गहरे हैं और वो ये कि ये जो तस्वीर का जो एक मौका था और जो बातचीत का एक मौका था, वो क्या सिर्फ सदन के भीतर एक फ्लोर जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए है या फिर आगे आने वाले समय में इसका कोई बड़ा राजनीतिक मायने है? जिस तरीके से आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में 2022 में, ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि बीजेपी को मिलजुल कर एक फ़ाइट देने की ज़रूरत है। अगर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ तो समाजवादी पार्टी है जो इस नाश्ते में शामिल हुई और वहाँ बीएसपी है जो कि इस नाश्ते में शामिल नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी है। तो ये 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, इसके अलावा आरएलडी और दूसरी छोटी पार्टियाँ भी हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एसपी और कांग्रेस, जो कि 2017 चुनाव मिलकर साथ लड़ी थी, हालांकि नतीजा उस तरह का नहीं आ पाया जैसा सोचा गया था, लेकिन क्या उस एक उदाहरण से अब नया गठबंधन नहीं होगा और अगर नहीं होगा तो फ़ायदा किसको होगा? ये बात अखिलेश यादव भी समझते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी समझती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को देख रही हैं कांग्रेस की तरफ से। तो राहुल गांधी के इस नाश्ते के और इस साइकिल रैली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, उस संदर्भ में अगर देखें, तो जो ब्रॉडर पिक्चर है वो एक लंबी राजनीतिक रणनीति का पिक्चर है। संसद का सत्र तो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़मीन पर कैसे ये अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं, ये सोचना पड़ेगा। और शायद इन लोगों ने सोचा हो तभी इस तरह के आयोजन को किया गया। एक बदला हुआ अप्रोच है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, और इस अप्रोच में वो किस हद तक आगे जाते हैं ये देखने की बात होगी। क्योंकि जब किसी भी तरह के विपक्षी एकता के मौके की बात होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, तो अलग अलग पार्टियों की अपनी अलग अलग जो राजनीतिक जो स्वार्थ है या जो उनका अपना स्टेक है वो सामने आ जाता है और एक मूर्त रूप नहीं ले पाता। और यही वजह है कि विपक्ष जो है वो बिखरा रह जाता है और जो राजनीतिक फ़ायदा, जो कि चुनावी फ़ायदा है, वो बीजेपी ले जाती है। टीएमसी एक बड़ी पार्टी के तौर पर, एक मजबूत पार्टी के तौर पे बंगाल चुनाव के बाद उभरी है और ममता बनर्जी ने अभी दिल्ली का दौरा किया है, कई नेताओं से मुलाकात की है, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो अंदर खाने ये तो कहा जा रहा है कि अपोजिशन एक जॉइंट तरीके से फ़ाइट करने के लिए कोई खिचड़ी पका रहा है, लेकिन खिचड़ी कब तक बनेगा, किस रूप में बनेगा, ये अभी देखना बाकी है। हालांकि 2024 में भी वक्त है, पुल के नीचे से बहुत पानी बहेगा तब तक, लेकिन शुरुआत किस तरह से हुई है और वो किस हद तक आगे जाएगी
किस हद तक आगे जा सकती है, ये एक देखने वाली बात है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाना चाहते हैं बदली हुई परिस्थितियों में, जिस तरह के हालात हैं, जिसमें बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष की लाइक माइंडेड पार्टियां, उनमें उनकी स्वीकार्यता बढ़े। एक बड़ा ये सवाल रहा है, क्योंकि जब भी ये बात हुई है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो सोनिया के हाथ से निकल के राहुल के हाथ पहले आई है। अभी तो खैर राहुल गांधी ने उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया, वो अध्यक्ष पद लेने को तैयार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता रहा है कि जिस तरह की स्वीकार्यता सोनिया गांधी की रही है, यूपीए की वो चेयरपर्सन रही हैं, और जिस तरह की वरिष्ठता उनकी है, तो एक अलग उनकी पैठ है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं अपोजिशन के, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो एक हद तक आप कह सकते हैं कि वो मायावती भी हों, या मुलायम सिंह यादव, हालांकि अभी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो पुराने नेताओं के बीच जो पैठ सोनिया गांधी की रही है, क्या राहुल गांधी को ज़रूरत है नई पीढ़ी के नेताओं के साथ, अलग अलग पार्टियों के, अपनी वो पैठ बढ़ाएं, स्वीकार्यता बढ़ाएं, ताकि कल को एक चेहरे की बात हो तो वो अपनी बात भी सामने रख सकें, कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे को भी आगे रख सके। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद चेहरे हैं। 2024 में भी वो रहेंगे, 19 में थे, 14 में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब किसी राजनीतिक समझौते की बात होती है अपोजिशन पार्टीज़ के बीच, तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार लीड कौन करेगा। ये अलग बात है कि जब चुनाव नतीजा आएगा, कौन कितनी सीट लेकर आता है, अगर एक संयुक्त तौर पे सारी पार्टियां मिलकर लड़ती हैं, तो उसके बाद किसका स्टेक कितना बड़ा होता है, उसमें से कौन सा चेहरा सामने आता है, किसकी स्वीकार्यता होती है, कौन जो है वो उसके बाद प्रधानमंत्री बनता है, ये सब बहुत आगे की बात है। लेकिन उस हद तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि पहले से कोऑर्डिनेटेड तरीके से चला जाए। तो इस मीटिंग का, जो कि आज नाश्ते की टेबल पर हुई और उसके बाद साइकिल से संसद में जाकर तमाम दलों ने एक सुर में अपनी बात रखी, तो क्या उसकी ये शुरुआत मानी जाए, एक बड़ा सवाल है। कंसिस्टेंसी दिखानी होगी हर एक दल को, हर एक नेता को, एकजुटता की जब वो बात करते हैं। ये नहीं कि यहाँ तस्वीरें खिंचवा ली, साइकिल पे चढ़ लिए, लेकिन जब बात आई एक संयुक्त मोर्चा के तौर पे कुछ बनाने की, तो उसके बाद सब अलग अलग तरीके से सोचने लगे। सबको अपना जो राजनीतिक निहितार्थ है वही नज़र आने लगा। कोई भी अपना स्पेस कहीं छोड़ने को तैयार नहीं हो और दूसरी पार्टी का स्पेस लेने को तैयार हो। तो इस तरह की बात होगी तो कोई भी ऐसा मोर्चा जो है या एक संयुक्त जो रूप से जो चुनौती देने की बात है वो नहीं हो पाएगी। हर दल को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा दूसरे के लिए, तभी दूसरा दल जो है उसको आप अपना पाएगा। जहाँ तक चुनावी राजनीति की बात है, तो एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो परिस्थितियाँ बदली हैं और जिस तरीके से अपोजिशन पार्टीज़ को ये लगने लगा है कि सरकार उनकी बिल्कुल नहीं सुनती, बिल्कुल उनको दरकिनार कर चलती है, कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। बहस की बात हो, जांच की बात हो, पेगासस जांच की बात को लेकर सारी विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल उनकी सुनने को तैयार नहीं है। किसान बिल के मुद्दे पर तमाम पार्टियां अपोजिशन की वो कहती रही कि इन बिलों को वापस लिया, इन कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार तैयार नहीं है। किसान अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, 8 महीने से ज़्यादा हो गए। तो किसी भी मुद्दे पे सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो संसद न चलने देने की जिम्मेदारी लगातार विपक्षी दलों पर फोड़ती आ रही है। हालांकि ये बात अलग है कि 2014 के पहले जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, वो कई बार कई मुद्दों पर संसद दिनों दिन घंटों घंटों नहीं चलने देती थी। लेकिन शायद पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, बहुत सारे लोग शायद वो बात भूल गए हैं, वो विपक्ष को नसीहत देने आ जाते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष को जनता की आवाज़ माना जाता है, ये एक सत्य है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे वो किसानी की बात हो, पहले के समय में बीजेपी ने भी इन मुद्दों को उठाया है। बीजेपी ने भी सिलेंडर लेकर सड़कों पे यात्रा की है, संसद के भीतर शोर किया है। वही अब दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ कर रही हैं, तो बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। तो अब इस सब का एक ही जो रास्ता है वो नज़र आता है कि जो अगर वोटों के बिखराव को, विपक्ष के वोटों के बिखराव को रोकना है तो एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार जो है वो विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दबाती जाएगी। जो आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां नहीं सुनेगी, अपने मन की करेगी। हर बात को वो जो एक मांग होती है कि समिति को भेज दीजिए, संसदीय समिति को भेज दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, किसी बिल को लेकर बात होती है, सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं होती है। तो इन सब बातों के बीच एक शुरुआत आज हुई है और इस शुरुआत को लेकर देखना है कि किस हद तक
आगे बढ़ा जाता है। एक बार फिर से ये मैं बता रहा हूँ कि आगे चलकर क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ फार्मूला तय करके आगे बढ़ना पड़ेगा अगर वाकई में विपक्ष चाहता है कि एक मजबूत तौर पे चुनौती दें बीजेपी को और मोदी सरकार को। तो पहली परीक्षा 2022 में जो यूपी का चुनाव होने जा रहा है, इस कवायद का पहला नतीजा देखने को मिलेगा कि क्या किसी तरह की कोई एक सामंजस्य, एक समन्वय बनती ये दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मूल रूप से ये बनती है या नहीं बनती है। एक अहम बात और भी है कि आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस का जो झगड़ा है वो जग जाहिर है। कांग्रेस की ज़मीन को छीनकर आम आदमी पार्टी ने अपना बढ़ाव किया है और कांग्रेस को भी लगता है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा दूर रखें तो बेहतर है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से दूरी बनाकर चलती है, हालांकि इन मुद्दों पर वो संसद में विपक्षी पार्टियों के साथ है। तो इन सब बातों के बीच सवाल यही उठता है कि क्या ये तमाम जो क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं बड़े बड़े, ख़ास तौर पे जहाँ पे जिनकी सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार जो कि मिलीजुली सरकार है, या अगर बंगाल की सरकार जो कि ममता बनर्जी की सरकार है, दिल्ली की सरकार जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो ऐसे जो बड़े नेता हैं वो मिल बैठकर क्या कोई एक रास्ता निकालने की बात करेंगे कि आखिरकार कैसे एक मजबूत फ्रंट तैयार किया जाए, या फिर ये एक महज फ़ोटो ऑप बनकर रह जाएगा, या आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।